हाय एवरीवन। मैं अरुण मिश्रा फ्रॉम यूपीएससी क्लासेस। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं डेली एजुकेशनल वीडियो टॉपिक पर ही बात करता हूं, पर आज हम लोग लगभग एजुकेशनल टॉपिक है, पर ये करंट अफेयर या आज के डेट की बात है। हम आज की बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज है 27 दिसंबर और 26 दिसंबर के दिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, जो एक्स प्रधानमंत्री थे भारत के, उनकी डेथ हो गई है। हम आज उनके बारे में जानेंगे और उनके बारे में लोगों के जो विचार थे, उनके बारे में जानेंगे। देखिए, लोगों के अलग-अलग नैरेटिव सेट होते हैं। हर कोई अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग प्रत्येक व्यक्ति के लिए विचार रखता है। मनमोहन सिंह जी की डेथ हो चुकी है और आज के समय में, या पहले भी कहा जा रहा था कि मनमोहन सिंह जी एक रिमोट कंट्रोल पर काम करने वाले प्रधानमंत्री हैं। उनका इंडिविजुअल कोई भी डिसीजन मेकिंग नहीं होता है। ही इज नॉट एलिजिबल फॉर डिसीजन मेकिंग पर्सन। वो एक प्रधानमंत्री के रूप में कितने सफल रहे, कितने असफल रहे, इसकी कवायद चलती रहती है। लोगों के अपने अपने विचार हैं, अलग अलग चीजें हैं। पर अगर मैं बात करूं भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में, उनकी कमियां और अच्छाइयों के बारे में, तो उससे पहले हमें भारत के प्रत्येक प्रधानमंत्री के बारे में जानना होगा, जिन्होंने अपने लाइफ में भारत के विकास में योगदान दिया, अलग अलग माइलस्टोन स्थापित किए। और भारत के प्रत्येक प्रधानमंत्री ने शुरू से लेके आज तक कोई ना कोई कार्य ऐसा किया है जिसमें भारत का योगदान बेहतर रहा है विश्व के लिए, और भारत के विकास की स्थिति बढ़ती गई है। तो हम पहले प्रधानमंत्री से लेके आज तक के प्रधानमंत्री को पूरी तरीके से जानेंगे। और दूसरी बात, मनमोहन सिंह के आचरण के बारे में, मनमोहन सिंह जी के व्यक्तित्व के बारे में भी जानेंगे। इसके अलावा मनमोहन सिंह जी ने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, ये सारी चीजें हम जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत के हर एक प्रधानमंत्री ने अपनी अपनी अलग अलग नीतियों से भारत को विकसित करने का प्रयास किया है, जिसमें सबसे पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका कार्यकाल था 1947 से 1964। 1964 में उनकी मृत्यु हो गई। वो आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। अगर बात करें हम उनकी नीतियों की, सबसे पहले उनकी नीति थी समाजवादी दृष्टिकोण। समाजवादी दृष्टिकोण यानी समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, किसी भी क्षेत्र से हो, किसी भी भाषा से हो, किसी भी धर्म से हो, उसके लिए बराबर नीतियां बनाई गई हैं, उसके लिए बराबर सोचती भारत में। यह होती है समाजवादी सोच, समाजवादी दृष्टिकोण। उनके कार्यकाल में ही पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई, 5 ईयर प्लान की शुरुआत हुई है, जिसके कारण भारत आज इतना लेवल पर पहुंचा हुआ है। देखिए, जब नई सरकार आती है, नए नेता आते हैं, नई पार्टियां आती है, तो जाहिर सी बात है पुराने लोगों की बुराइयां करेंगे तभी वो आगे बढ़ेंगे। जैसे फिलहाल के समय में नई पार्टियां आ रही हैं, तो पुरानी पार्टियों जो भी सत्ता पक्ष की रहती है, उनकी बुराइयां होती है, तो एक दूसरे की टांग खींचकर ही आते हैं, जाहिर सी बात है। और कमियां और अच्छाइयां तो सबके प्लान में होती हैं, काम में होती हैं, एक्टिविटी में होती हैं, इसलिए ही चीजें लोग चेंज करते हैं। दूसरी बात क्या है, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो लोगों को चुनने का अधिकार है, किसी को भी चुने अपनी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। गॉट इट। प्रधानमंत्री नेहरू जी के समय में ही इंडस्ट्रियलाइजेशन और साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा मिला, इनोवेशन को बढ़ावा मिला। तो ये उनकी नीतियां थी, उनके समय की नीतियां थी प्रमुख। अब प्रधानमंत्री नेहरू जी के बारे में भी बहुत सारी बुराइयां हैं, अब हम बुराइयां लेके नहीं बैठने वाले हैं। पर एक बात हम याद रखना कि आज हम एक्स प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के बारे में बात करेंगे, और ये क्लिप उनके लिए श्रद्धांजलि है, और बाकी प्रधानमंत्रियों की लिस्ट और उनके काम के बारे में भी हम जानेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का वर्ल्ड लेवल पे जो नाम हुआ, वो सबसे बड़ी उनकी आइडियोलॉजी गुटनिरपेक्षता में सह संस्थापक के रूप में हुआ। भारत पहली बार विश्व में विश्व गुरु के रूप में जाना गया। नॉन अलाइंड मूवमेंट में सह निर्माता थे, जिससे भारत को पहचान मिली एक डिसीजन मेकिंग कंट्री के लेवल पर। उसके बाद भारत का एक लहजा बढ़ गया, लेवल बढ़ गया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय में नॉन अलाइंड मूवमेंट शुरू हुआ और वो सह निर्माता थे। अब नेहरू जी के कार्यकाल की मैं मुख्य बातें करूं, तो उनका जो कंसिडरेशन था, फोकस था, सबसे पहली बात की ये कि जब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया धर्म के नाम पे, इस्लामिक देश के नाम पे, तो भारत को सेकुलर कंट्री बनाए रखने के लिए वो पूरी तरीके से फोकस थे, प्रतिबद्ध थे।
इसके अलावा उन्होंने फॉरेन पॉलिसी पर बेहतर ध्यान दिया, फॉरेन पॉलिसी पर काम किया, जिससे भारत की विदेश नीति बेहतर हुई और भारत के बाकी देशों के साथ संबंध बहुत बेहतर हुए, जिसका परिणाम आज भी हम देख रहे हैं। जाहिर सी बात है, आज के प्रधानमंत्री, आए हुए प्रधानमंत्रियों ने बेहतर काम किया, जिससे आज बिल्ड हुआ है नेशन डेवलपमेंट वर्ल्ड लेवल पर शुरुआती दिनों से ही ये चीजें चलती आ रही हैं। तो नेहरू जी के योगदान को अनदेखा ना करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप पार्टियों और प्रधानमंत्रियों के बीच में समावेश बनाएं, वो अच्छा वो बुरा, पर हर एक व्यक्ति ने अपने अपने लेवल पे कुछ काम किया अपने समय पर। तो उन्होंने विदेश नीति और धर्म निरपेक्षता पर खास ध्यान दिया, इसीलिए उनका नाम है। अब हमारे सेकंड प्रधानमंत्री के बारे में हम बात करेंगे, लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, जिनका कार्यकाल नेहरू जी के बाद से शुरू हुआ 1964 से लेके 1966 तक, यानी 2 साल का कार्यकाल रहा उनका। इन्होंने ही नारा दिया था जय जवान जय किसान। अगर इनकी बात करें तो इनकी सोच बहुत ऊंची थी, सादगी वाली सोच थी, नेक विचार थे और ईमानदारी प्रतिपक्षता थी इनकी। इन्हीं के समय में ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति की शुरुआत हुई है, नई साइंटिफिक सीड्स एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ, एग्रीकल्चर रैपिड स्पीड पर आगे बढ़ा हमारे देश का। और 1965 के टाइम पर जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तो उस समय बहुत ही बेहतर लीडरशिप क्वालिटी इन्होंने निभाई। तो ये भी एक अच्छे प्रधानमंत्री की निशानी थी इनकी। सबसे इनकी स्पेशल बातें यही थी कि इनका जीवन पूरा सादगी भरा था, कोई भी इतना दिखावा या रॉयल स्टैंडर्ड जैसा कुछ नहीं था। नेहरू जी के बारे में ये हम प्रिस्क्रिप्शन लगा सकते हैं कि स्टैंडर्ड क्वालिटी थी उनकी। ये किसान और जवान इन दोनों को खास तौर पर प्रोत्साहन देते थे, रिवॉर्ड देते थे और उनके बारे में सोचते थे। ये इनकी खास बातें थी। हमारी थर्ड पीएम थी इंदिरा गांधी जी, जिनका कार्यकाल 1966 से शुरू हुआ लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद और 1977 तक था। उसके बाद दोबारा 1980 से 1984 तक उनका कार्यकाल था। इनकी जो खास बातें थी, इनकी नीतियां थी, सबसे पहले अगर इनकी आइडियोलॉजी की बात करें, थॉट्स की बात करें, तो इनका कुशल नेतृत्व था, मजबूत नेतृत्व था। इनके समय में कांग्रेस बहुत मजबूत हुई और इन्होंने काफी सारे ऐसे निर्णय लिए, मजबूत और निर्णायक निर्णय लिए, जिसके कारण इन्हें आयरन लेडी का खिताब भी दिया गया। बड़े और कद्दावर नेताओं के बीच में कम्पीट करते हुए उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित किया। अगर इनकी पॉलिसीज की हम बात करें तो सबसे पहली बात तो यह थी कि बैंकों का राष्ट्रीयकृत किया, राष्ट्रीयकरण कर दिया बैंकों का। पुराने जो बैंक थे, प्राइवेट बैंक थे, उनको राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिससे कि जनता का पैसा इधर उधर ना जाए और जनता के पैसे सेफ रहे। दूसरी बात, गरीबी हटाओ, गरीबी उन्मूलन की नीति पर भी पहल किया। इन्होंने नारा दिया गरीबी हटाओ, इंदिरा लाओ देश बचाओ, इंदिरा लाओ गरीबी हटाओ, ऐसा नारा भी बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ इनके समय में। 1971 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ, उससे बांग्लादेश का निर्माण हुआ, उसमें इंदिरा गांधी जी का खास नेतृत्व रहा है। अब इंदिरा गांधी के समय की सबसे खास बातों की बात करें तो सबसे काला धब्बा लगा है आपातकाल का, ये बहुत ही विवादास्पद रहा है और 1975 से लेकर 1977 तक जो है ये इमरजेंसी लगी थी। इसके कारण कांग्रेस पर एक काला धब्बा भी लगा है और इसके कारण पूरी कांग्रेस की कल से लेकर आज तक पूरी आलोचना होती रही है और मौजूदा समय में जितनी भी पार्टियां हैं उसकी आलोचना करके, क्रिटिसाइज करके अपने आप को आगे बढ़ाने का काम करती है। तो जाहिर सी बात है, गलत हुआ था, पब्लिक का नुकसान हुआ था, देश का नुकसान हुआ था सालों का। तो और इस लोकतांत्रिक देश में अगर ऐसी चीजें होती हैं तो बहुत ही रॉन्ग है और इसकी ये बात हमेशा उठती रहेगी, क्योंकि ये ब्लैक डे फॉर इंडिया भी है। क्योंकि जब हम एक सरकार चुनते हैं तो हमारा भरोसा होता है कि हमारे लिए वो सरकार काम करेगी। अब वही सरकार गलत काम करे या इमरजेंसी में पहुंचा दे देश को, तो ये बहुत बुरी स्थिति है। इसलिए कांग्रेस से लोगों का भरोसा भी उठा और उसके बाद धीरे धीरे बाकी पार्टियों ने भी ऊपर आना शुरू किया, एक लेवल ग्राफ उठना शुरू हुआ बाकी पार्टियों का और कांग्रेस का लेवल डाउन होना शुरू हुआ। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर था इमरजेंसी, जिसके कारण पब्लिक का जो थॉट है वो दूसरी तरफ शिफ्ट हुआ, कांग्रेस के अलावा भी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और आज के समय भारतीय जनता पार्टी का नाम सबसे ऊपर है। इंदिरा गांधी के समय में जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को और ग्रीन रेवोल्यूशन को बढ़ावा दिया गया। अब हम बात करेंगे बाबू मोरारजी देसाई के बारे में, जो 4th प्रधानमंत्री थे। उनका कार्यकाल बस 2 साल का था, 1977 से लेकर 1979 तक का। ये बहुत ही ज्यादा मोरल और डिसिप्लिन के सपोर्टर थे, यानी कि नैतिकता और अनुशासन के समर्थक थे बाबू मोरारजी देसाई। इनकी पॉलिसीज की बात करें तो इन्होंने शराबबंदी और स्वास्थ्य पर ज्यादा जोर दिया।
और फंडामेंटल राइट्स यानी लोकतांत्रिक मूल्यों की बहाली पर ज्यादा ध्यान दिया, यानी लोगों के अधिकार छीने नहीं जाने चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी में लोगों के अधिकारों पर काफी ज्यादा कंट्रोल हुआ था, इसलिए इन्होंने जो है लोगों के मौलिक अधिकारों को बेहतर बनाने के लिए काम किया। अगर इनकी बातें करें, खास बातें, तो ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे और इनकी जो फॉरेन पॉलिसी थी बहुत ही पीसफुल फॉरेन पॉलिसी थी। इनके समय में किसी भी देश के साथ कोई भी बिखराव या ऐसे विवाद की बातें नहीं आई सामने, तो इनकी जो विदेश नीति थी बहुत ही शांतिपूर्ण थी। इन्होंने देश के अंदरूनी इंटरनल मैटर पर ज्यादा ध्यान दिया। भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, जिनका कार्यकाल था 1984 से 1989 तक का, आफ्टर इंदिरा गांधी। अगर इनकी आइडियोलॉजी की बात करें तो इन्होंने तकनीकी विकास यानी टेक्निकल डेवलपमेंट एंड एक डिजिटल एरा की शुरुआत भारत में इनके समय में हुई। इनकी पॉलिसीज की अगर बात करें तो इनके समय में ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन पर बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ, यानी दूरसंचार नीति और सूचना प्रौद्योगिकी में बहुत ज्यादा विकास हुआ, क्रांति आई। इसके अलावा इन्होंने पंचायती राज को सशक्त बनाया। इसका मतलब होता है भारत की किसी भी नीति, प्रधानमंत्री की बनाई गई नीति, राज्य की बनाई गई नीति को राज्य से लेके जिले, जिले से लेके नगर, नगर से लेके ग्राम तक पहुंचाया जाए, तो पंचायती राज को सशक्तिकरण के रूप में उन्होंने पहुंचाया और भारत को आधुनिक दिशा में बढ़ाने के लिए बहुत बेहतर कदम उठाया। एक युवा प्रधानमंत्री थे और इनके कारण एक नई ऊर्जा का संचार था, लोगों को इन पर भरोसा था और लोग सोचते थे कि ये कुछ और अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे, नयापन लाएंगे। तो वाकई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन पर काफी ज्यादा काम किया इन्होंने। सबसे एक इनके टाइम पर भी एक विवादित पॉइंट था कि श्रीलंका में इन्होंने सेना भेजा था। जब तमिल इलम की बात हो रही थी, लिट्टे संगठन वहां पर उग्र हुआ था श्रीलंका में, तो उन्होंने भारतीय सेना भेजी थी जिससे कि वो उग्रता को, विवाद को समाप्त किया जाए। लेकिन श्रीलंका गवर्नमेंट को, श्रीलंकाई लोगों को ये बात बुरी लग गई, तो ये एक विवाद का विषय था उनके समय में भी, राजीव गांधी के समय में भी। तो ये थोड़ा सा विदेश नीति में ये वाला थोड़ा सा खटका इनका है। 6 पीएम थे हमारे वीपी सिंह। इनका कार्यकाल था 1989 टू 90, यानी 1 ईयर का कार्यकाल था इनका सिर्फ। इनकी आइडियोलॉजी सोशल जस्टिस सपोर्टर की थी, यानी सामाजिक न्याय के समर्थक थे। इनकी जो प्रमुख नीतियां थी, इनके समय में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया, इंप्लीमेंट किया गया, जिससे कि पिछड़े वर्ग को आरक्षण का लाभ मिल पाया। खास बात इनके समय की यही थी कि सोशल स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा बदलाव आया और जो पिछड़े वर्ग के लोग थे उनको भी आगे बढ़ने की पहल मिली। उनकी जो पॉलिसी थी समाज में बहुत गहरे विषय और बहस का कारण बनी, क्योंकि जब SC ST को रिजर्वेशन मिल रहा है, OBC को रिजर्वेशन मिल रहा है, पिछड़ा वर्ग के बाकी लोगों को मिल रहा है, तो जनरल कैटेगरी को कुछ ऐसा नहीं था। इसलिए जितने भी लोग या फिर SC ST कैटेगरी के लोग या जो भी अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, उनको अगर ऐसा रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है तो जाहिर सी बात है बहस का मुद्दा बना और लोगों ने इस बात को उठाया, जिससे समाज में बहुत बड़ा फर्क भी पड़ा, अंतर भी पड़ा और पिछड़े लोगों का विकास भी हुआ। तो ये समय जो है वीपी सिंह के समय में ऐसे काम हुए और उनकी इस नीतियों के कारण ही समाज में बहुत दिन तक बहुत गहरी बहस होती रही। नेक्स्ट जो पीएम है हमारे 7th पीएम थे नरसिम्हा राव जी। इनका कार्यकाल था 1991 से 1996 तक का। इनको आर्थिक सुधारों का जनक भी माना जाता है। इकोनॉमिक रिफॉर्मेशन इनके समय में काफी ज्यादा हुई है, भारत की बदलाव हुआ है भारत की आर्थिक व्यवस्था में। इनकी जो मेन पॉलिसीज थी, नीतियां थी, इसमें लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण, निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण की शुरुआत इनके समय से ही हुई और भारत पर काफी ज्यादा फर्क पड़ा। भारत के कारण बाहरी देशों पर भी काफी फर्क पड़ा। एशियाई देशों में, अफ्रीकी देशों में, यूरोपीय देशों और अमेरिका पे तो हम बहुत ज्यादा फर्क नहीं कह सकते, लेकिन बाकी देशों में भारत का फर्क पड़ा और ग्लोबलाइजेशन के कारण भारत पर भी काफी असर पड़ा बाकी देशों का। अच्छा और बुरा वो तो हम बात करेंगे, ग्लोबलाइजेशन के टॉपिक की बात करेंगे, वैसे मैंने बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने मार्केट बेस्ड इकोनॉमी डेवलपमेंट का प्रयास किया, यानी कि भारत की बनाई हुई चीजों को बेहतर आगे ले जाने का प्रयास किया कि भारत की बनी हुई चीजें भारत में बिके, कोशिश हो कि बाहर भी बिके, जिसको बोलते हैं बाजार आधारित आर्थिक व्यवस्था का विकास करना। तो ये इनकी प्रमुख नीतियां थी। इसके अलावा जो इनकी खास बातें हैं, इन्होंने इकोनॉमिक क्राइसिस को दूर करने के लिए काफी ज्यादा डेयरिंग स्टेप्स लिए, आर्थिक कदम उठाए और इनके समय में विदेश नीति में भी काफी ज्यादा विकास हुआ, प्रगति हुई। अब हम बात करने वाले हैं भारत के उस प्रधानमंत्री के बारे में
जिसने विदेश नीति, भारत की विकास, भारत की कल्चर, भारत की एग्रीकल्चर, भारत की टेक्नोलॉजी या भारत की यूनिफिकेशन पर बहुत ज्यादा काम किया और सबसे बेहतर प्रधानमंत्री माने गए कांग्रेस के बाद के। और बदलाव का दौर भी एक बड़ा आया उनके समय में। हम बात करने वाले हैं भारत के 8वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में, जिनका सम्मान भारत का प्रत्येक व्यक्ति करता है। हो सकता है मेरी बातों से कोई सहमत ना हो, उनका रीजन होगा, बट 99% लोग तो सम्मान करते ही हैं, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, एक ऐसी शख्सियत थे जिनका कोई तोड़ नहीं था, कोई दुश्मन नहीं था उनका, सब लोग सम्मान करते थे, सब लोग जानते भी हैं क्यों। अब हम बात करते हैं उनकी खास नीतियों के बारे में। ये सहिष्णुता और कूटनीति के समर्थक थे। सहिष्णुता यानी कि सभी धर्म के लोगों को बराबर मानते थे और अपने कल्चर पर उनका खास खास फोकस होता था। इसके अलावा कूटनीतिक संतुलन के समर्थक थे, यानी प्रत्येक पार्टियों से जुगलबंदी रखना, यानी प्रत्येक पार्टियों से बना के रखना इन्हें बहुत बेहतर आता था, इसलिए बाकी पार्टियों में उनकी रिस्पेक्ट भी थी और उनका एक लेवल भी था बढ़िया। साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इनके समय में बहुत ज्यादा प्रगति हुई। परमाणु पोखरण नीति, परमाणु पोखरण परीक्षण इनके समय में हुआ। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पॉलिसी शुरुआत इनके समय में हुई। इसके अलावा भारत उदय अभियान भी इन्हीं के समय में शुरू किया गया। खास बातें इनके बारे में यही थी कि उनकी काव्य शैली, कविताओं के माध्यम से और उनकी वाक्यपटुता और व्यवहार ने लोगों को मुग्ध बनाया। लोगों ने पसंद किया उनकी इस कला को, बातों को। एक और बहुत अच्छी बात थी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कि उन्होंने पाकिस्तान से संबंध सुधारने के लिए लाहौर बस यात्रा की भी शुरुआत करी। अब ये अलग बात है कि पाकिस्तान कभी बाज नहीं आया अपनी हरकतों से और वापस वो चीजें बंद कर दी गई, क्योंकि अब कौन यात्रियों के साथ साथ बम और सारी चीजें मंगाएगा उनकी बसों से आने जाने के लिए, तो चीजें बंद कर दी गई क्योंकि बहुत ज्यादा जो है टेररिज्म हो रहा था, इसलिए बंद कर दिया गया। उनके व्यवहार में कभी भी कोई भी सुधार नहीं आया। तो अभी तो हम सीरियल वाइज बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री लोगों के बारे में। अब 9th, उसके बाद में हम स्पेशली मनमोहन सिंह जी के बारे में बात करेंगे। 9th जो पीएम थे हमारे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। ये 2004 से लेकर 2014 तक 10 सालों के लिए प्रधानमंत्री थे। इनकी जो खास बातें और नीतियां थी, इनकी जो प्रमुख नीति थी, ये बहुत ही शांत और दूरदर्शी नेता थे, यानी आगे की सोच रखने वाले नेता थे। इनके ऐसे कई सारे डिसीजन थे जिसमें आपको सुनने को और जानने को मिलेगा कि डिसीजन उन्होंने अभी लिया, उसका लॉन्ग टाइम प्रभाव पड़ा और बेहतर प्रभाव पड़ा और बदलाव भी हुए। 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्मेशन हुआ, इसका डिसीजन, इसकी प्लानिंग इन्होंने ही की थी। कितने? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे हमारे देश के, इसलिए इनकी रिस्पेक्ट होती है। सिर्फ प्रधानमंत्री के रूप में ही इनकी रिस्पेक्ट नहीं है, इनकी रिस्पेक्ट एक बेहतर व्यक्तित्व के रूप में, बेहतर इकोनॉमिक डिसीजन मेकर के रूप में होती है, इसलिए लोग इनको बेहतर मानते हैं। इंडिया और अमेरिका परमाणु समझौता भी इनके समय में ही हुआ। इनके समय में शिक्षा और स्वास्थ्य में भी काफी ज्यादा सुधार किया गया। हम आगे और डीप बातें करेंगे इन सब पॉइंट्स के बारे में कि क्या सुधार हुए, क्या बेहतर बदलाव हुए। सबसे बहुत अच्छी बात थी, सबसे खास बात इनकी थी कि सादगी और विवेकपूर्ण निर्णय लेते थे। ये जेंटल काइंड थे और बहुत ही ज्यादा विद्वान थे, इकोनॉमिस्ट थे हमारे भारत के। अगर इनके कार्यकाल की बात करें, हमेशा इनके कार्यकाल में विवादों का मिश्रण रहा है और आलोचनाएं भी होती रही हैं। कारण यही था कि इनको बहुत ज्यादा ना बोलने वाला व्यक्ति माना जाता था और इन्हें कहा जाता था जो है कि रिमोट कंट्रोल से ये चलते हैं। ये पता नहीं क्या इसका अर्थ है, आप सब लोग जानते ही होंगे इसका मतलब क्या होता है, मैं क्या बताऊं। अब हम बात करते हैं भारत के 10वें प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री। अब हम बात करते हैं भारत के 10वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, जिनका कार्यकाल 2014 से शुरू हुआ और वर्तमान में अभी तक चल ही रहा है, 2029 तक तो है ही है। अब इनके अगर हम बात करें तो ये मैजिकल लीडरशिप में है, इनका करिश्माई नेतृत्व है, इनकी खुद की लहर से, इनकी खुद की बातों से इनकी पार्टी अप हुई है, लेवल हुई है और इनके जो डिसीजन है जबरदस्त हुए हैं। इन्होंने जितने भी अभी तक डिसीजन लिए हैं वो सभी एक मील का पत्थर साबित हुए हैं। जितने भी निर्णय लिए हैं वो सब कड़े निर्णय हैं और बेहतर अनुशासनात्मक निर्णय हैं। इसी के कारण भारतीय जनता ने इनको बार बार चुना और मेजोरिटी में लेके आए।
इनकी जो प्रमुख नीतियां थी उसमें मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत और डिजिटल इंडिया जैसे अभियानों की शुरुआत इनके द्वारा की गई। धारा 370 यानी आर्टिकल 370 और ट्रिपल तलाक इनके समय में ही समाप्त किए गए हैं। इन पर विवाद भी है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट और किसी भी पीएम का काम है आना और आके काम करना। हमारे देश में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, किसी को कोई डिसीजन अच्छा लगता है, किसी को कोई पॉलिसी अच्छी लगती है, बुराइयां अच्छी लगती हैं, बुरा अच्छा सब वो ये अलग अलग चीजें हैं। प्रशासन है अपना मानना, हर प्रत्येक व्यक्ति पे प्रत्येक पॉलिसी का सही और गलत असर पड़ता है और उनकी सोच भी अपनी होती है। लेकिन कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी पीएम हो, आएगा तो काम करेगा ही करेगा, बदलाव लाएगा या बेहतर बनाएगा ये अलग की बात है, पर करेगा जरूर। वैसे ही उन्होंने भी किया। सबसे बड़ी बात यह थी कि इनके समय में भारत की थी नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का वैश्विक लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर सम्मान बढ़ा है इनके समय में। इनके समय में सबसे ज्यादा भारतीयों को सम्मान मिला बाहर, और भारतीयों को बाहर आना जाना आसान हुआ। पहले ऐसा नहीं था, सिक्योरिटी पर्पज या बहुत सारी चीजों को लेकर भारतीयों को इंसल्ट का सामना करना पड़ता था, तो वो चीजें अब नहीं है। आप कभी समझना इस बात को, या जाओगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या फर्क पड़ा है बाकी प्रधानमंत्री और इस प्रधानमंत्री के बीच में। वर्ल्ड लेवल पर बहुत बड़ी चीज है, आप समझेंगे तो खुद ही, जब कभी जाएंगे फॉरेन में तो आपको खुद ही ये चीज समझ में आ जाएगी कि डिफरेंस क्या है। बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये समझने वाली बात है। और जब खुद आपसे अच्छा व्यवहार किया जाएगा बाहर, तो खुद ही प्राउड फील होगा ही होगा। खास बात यह थी कि गरीबों और वंचितों के विकास के लिए उन्होंने काफी काम किया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत करी है, प्रधान टॉयलेट योजना की शुरुआत करी है, प्रधानमंत्री आवास योजना की भी शुरुआत करी है, इसके माध्यम से घर दिए गए लोगों को। किसान सम्मान निधि की योजना शुरू करी, जिससे किसानों को लाभ हुआ है, उन्हें काफी हद तक सहयोग मिला, डायरेक्ट खाते में इनके पैसे ट्रांसफर होते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा और बहुत सारी डिसीजन मेकिंग किए हैं, डिसिप्लिन के लिए भी किए हैं, और बहुत सारे किसान सम्मान के लिए काम किया है, जवानों के लिए काम किया है। और सबसे बड़ी बात, आत्मनिर्भर भारत के अभियान की शुरुआत इनके समय में हुई। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, एसएमई प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीजें इनके समय में शुरू हुई हैं। ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू किए हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी के समय में शुरू हुए थे और ठप पड़ गए थे, वो इन्होंने शुरू करा दिए। अब मैं तारीफ वाली बात नहीं कर रहा हूं, जो काम बंदा कर रहा है उसकी बात की जा रही है। यहाँ सभी पार्टियों के प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल था वो है। अब सबसे ज्यादा समय के लिए चुने गए हैं, तो इनको काम करना ही करना है। तो कंक्लूजन अगर हम करें तो भारत के प्रदेश प्रधानमंत्रियों ने जब से कार्यकाल अपना शुरू किया 1951 से, पहले चुनाव से के बाद से, लोकतांत्रिक देश बनने के बाद से, सबने अपने अपने लेवल पर कोई ना कोई काम किया है और बेहतर नीतियां निर्धारित की, और भारत आज इस स्थिति में पहुंचा है। जाहिर सी बात है, बहुत सारी कमियां भी हुई हैं, करप्शन हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन में कमियां आई हैं, लोच हुई है चीजों में, पर जिस स्थिति में पहुंचना था उस स्थिति में नहीं पहुंचा, ऐसा आप लोग सोचते हैं, मानते हैं, कहते हैं। पर यकीन माने, हर एक प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार में कुछ ना कुछ अच्छा काम किया है और भारत की स्थिति को बेहतर करने की पूरी कोशिश की है, और बेहतर विचारधाराओं का एक देश बनाया है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बहुत सारे धर्म और जातियों के लोग रहते हैं, अलग अलग क्षेत्र और भाषा के लोग रहते हैं। इनको यूनाइट करके रखा हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, बड़ी जनसंख्या वाला देश है, तो इनको कंट्रोल करके रखना और उसके बाद सरकार चलाना और नीतियां बनाना और सबको विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाना, एक बेहतर और सशक्तिकरण का लीडिंग का डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है। जो प्रधानमंत्री बनता है उसके अंदर ये स्किल और हुनर होती है, और तभी वो प्रधानमंत्री बनता है। हम आप जैसे कमी बैठ के निकाल दे तो फिर वही बात है कि छोटे मुंह बड़ी बात। तो जो कर रहा है वो बहुत बड़ी बात है, कमियां निकालना आसान है, किसी में भी कमी निकाल लो। तो इसी तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के बारे में भी लोगों के अलग अलग प्रशंसन है। तो अब हम बात करेंगे मनमोहन सिंह जी के बारे में, और यही मेरी तरफ से श्रद्धांजलि है मनमोहन सिंह जी को। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एक अच्छे अर्थशास्त्री और प्रतिष्ठित राजनेता थे, जिन्होंने अपने जीवन में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करी हैं, और उनके बारे में है, उनके जीवन के परिचय के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। 26 सितंबर 1932 को पंजाब के गाह नामक गांव में पूर्व प्रधानमंत्री
मनमोहन सिंह जी का जन्म हुआ, इनका बचपन काफी संघर्षपूर्ण रहा है। बचपन में ही इनके माताजी का निधन हो गया था। इनका जो पालन पोषण था इनकी दादी जामना देवी ने किया। इनकी जो प्रीमियरली एजुकेशन थी, प्रारंभिक शिक्षा थी, वो उर्दू माध्यम से थी। उसके बाद पेशावर के एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उनका एडमिशन हुआ। जब भारत विभाजन हुआ, भारत से पाकिस्तान निकला, तो उनकी फैमिली जो है पाकिस्तान से भारत आ गई और अमृतसर में बस गए ये लोग। उसके बाद भारत में इनकी शिक्षा हुई, जहां उन्होंने हिंदू कॉलेज से अपनी आगे की एजुकेशन पूरी करी। पंजाब यूनिवर्सिटी से इन्होंने 1952 में ग्रेजुएशन और 1954 में स्नातकोत्तर यानी कि मास्टर्स। 1954 में इन्होंने मास्टर्स की डिग्री ली फर्स्ट डिवीजन में। इसके बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से 1957 में इन्होंने इकोनॉमिक ऑनर्स में फर्स्ट डिवीजन की डिग्री ली, पास हुई है। और 1962 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डिफिल की डिग्री हासिल की। तो इन्होंने अपनी लाइफ में इकोनॉमिकल डिग्रीज काफी ज्यादा प्राप्त की मेहनत करके, और इनके इसी एजुकेशन के कारण ये भारत के बेहतर अर्थशास्त्री बन पाए, क्योंकि नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों इनमें था। और इसीलिए इनको ऐसा पद दिया गया 1991 में, जिससे भारत की आर्थिक व्यवस्था को बेहतर करने, सुधारने और संकट से उबरने में इन्होंने बहुत ज्यादा योगदान दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने पंजाब यूनिवर्सिटी में टीचिंग का भी काम किया एज ए इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर के रूप में। इसके अलावा उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के लिए भी कार्य किया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे 1982 से लेकर 1985 तक। इसके अलावा 1985 से लेकर 1987 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। इनकी आर्थिक समझ और विशेषज्ञता के कारण भारतीय सुधारों और भारतीय आर्थिक सुधारों के लिए एक प्रमुख व्यक्ति बना दिया। हम बात करेंगे फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है 1991 में। 1991 में जब भारत आर्थिक संकट का सामना कर रहा था, तब प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने इन्हें फाइनेंस मिनिस्टर अपॉइंट किया और इन्होंने लाइसेंस राज की समाप्ति करते हुए लिबरलाइजेशन व्यवस्था को आगे बढ़ाया, उदारीकरण को आगे बढ़ाया, जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट और बिजनेस के लिए व्यापार का रास्ता खुल गया और भारत में एक रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ शुरू हो गई। और वर्ल्ड लेवल पर इनके इस डिसीजन के कारण इंडिया काफी मजबूत स्तर पर पहुंच गया उस समय भी, और आज भी उसका असर है। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री के रूप में, तो 2004 में इनको कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार चुना। वे भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री बने थे, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण नीतियां बनाई, जैसे कि उन्हीं के लीडरशिप में भारत में 8 to 9% इकोनॉमिक ग्रोथ पाई गई, जो उस समय वर्ल्ड लेवल पर सबसे बड़ी आर्थिक ग्रोथ थी भारत की। उन्होंने ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा और मूल्य वर्धित कर यानी वैट, वैल्यू एडेड टैक्स जैसी नीतियों को लागू किया और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला। अगर स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करें, तो उन्होंने NRHM योजना की शुरुआत की, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाओं में सुधार हुआ और गांव के लोगों को स्वास्थ्य की सेवाएं थोड़ी बेहतर मिली। सर्व शिक्षा अभियान और सर्व सूचना अभियान के तहत उन्होंने RTI यानी राइट टू इंफॉर्मेशन जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा और पारदर्शिता को बढ़ावा दिया। अगर इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें, तो इन्होंने भारत और अमेरिका में परमाणु समझौता 2008 में कराया, जिससे भारत और अमेरिका के रिलेशन में बहुत ही ज्यादा बढ़ावा मिला, बेहतर हुआ। भारत और अमेरिका का संबंध बहुत बेहतर हुआ। इन्होंने और बाकी देशों के साथ भी संबंध बेहतर करने के प्रयास किए थे। अगर उनके हम पर्सनल बिहेवियर और इमेज की बात करें, तो बहुत ही ईमानदार और सादगी भरे नेता थे। विनम्रता और विद्वानता उनकी पहचान थी। इसके अलावा उन्होंने कई सारी बुक्स और इन्वेंशन रिलेटेड लेटर्स भी लिखे हैं।
एडिटोरियल लेटर भी लिखे हैं, और उनकी डीप नॉलेज कैपेसिटी हमेशा शो होती रही है इकोनॉमिकल वर्ल्ड में, इकोनॉमिकल नॉलेज में। 26 दिसंबर 2024 को 92 ईयर के थे और उनकी डेथ हुई, जो कि कल ही हुई है रात में। और ये वीडियो बनाने का भी मेन मकसद हमारा यही है कि इस माध्यम से ही हम छोटी सी श्रद्धांजलि उनको अर्पित कर सकें। बुराइयां अच्छाइयां हर इंसान में होती है, कमियां निकालना आसान है, लेकिन किसी के लिए थोड़ा सा कुछ करना हो तो कर लिया जाना चाहिए, वो बेहतर है। मुझे नहीं मालूम इस बात को कितने लोग पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी इन्हीं बातों में लाखों लोगों को लाखों बहुत सारी कमियां मिल जाएंगी, पर डजंट मीन दैट मुझे जो करना है मैं करूँगा। आपको पसंद आए तो बातों को बढ़ाइए, आगे चीज़ बढ़ाइए, वीडियो बढ़ाइए। नहीं पसंद आ रहा है तो नॉट मीन दैट। अब लोगों ने बहुत सारी कमियां निकाली, लेकिन आज जब वो हमारे बीच नहीं है तो राष्ट्रीय शोक मनाया जा रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका शोक है कि अब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे बीच नहीं है। ये भारत के प्रमुख अर्थशास्त्री थे और इन्हें अर्थशास्त्री के रूप में ही जाना जाएगा विश्व में भी और भारत में भी। भारत की आर्थिक व्यवस्था को उबारने का काम, नीचे से ऊपर लाके खींचने का काम, और भारत आगे बढ़ सकता है आर्थिक स्थिति में, पूरे विश्व को दिखाने का काम एक लौता व्यक्ति जो हमारा था वो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ही थे। और ये प्रत्येक पार्टियां, प्रत्येक बड़े नेता सब जानते हैं और मानते हैं, जिन्होंने उनकी बुराइयां भी की है वो भी मानते हैं इस बात को। इसलिए नमन है ऐसे व्यक्ति को जो चले गए और हमें उबार कर गए, हमारे देश को उबार कर गए। आज जो बेहतर व्यवस्था लोगों को मिल रही है, डेवलपमेंट मिल रही है, इकोनॉमी मिल रही है, काम करने का तरीका, टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीजों का फायदा उठा पा रहे हो, तो थैंक्स टू द एक्स पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। आई होप आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बातें समझ आई होंगी, उन्होंने अपने लाइफ में क्या क्या किया, और बाकी पीएम्स के माइलस्टोन और जो भी काम उन्होंने किया, नीतियां बनाई, उनके विचार थे, वो कैसे प्रधानमंत्री थे, कब बने, ये सब बातें हमने डिस्कस की हैं। अगर आपको वीडियो बेहतर लगी हो तो चैनल पर जुड़े रहें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।